Okay, so like in the previous lesson we looked at हम लोगों ने जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने जो है सेल वॉल के रोल या उसके फंक्शन को भी हमने जो है ऑब्जर्व किया। इसके अलावा जो है सेल्स के अंदर बाहर या डिफरेंट सेल्स के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो इंटरेक्शन होता है, उसके डिफरेंट प्रोसेसेस, पर्टिकुलरली डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, इसको भी हमने समझा। और इसमें खास करके जो है 3 जो अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मौजूद, उनको भी हम लोगों ने जो है समझा था। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो न्यूक्लियस जो होता है, बेसिकली लाइक जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है आपका, न्यूक्लिक जो मटेरियल आपका होता है सेल के अंदर, ये जो है मेम्ब्रेन बॉन्ड हो सकता है, जो वो जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पैक्ड हो सकता है, जिसे कि आप न्यूक्लियस कहिएगा। दूसरी तरफ जो है ये जो है ऐसे ही ओपन में हो सकता है, एक जम्बल्ड अप जो है कह सकते हो कि सूत के जो है बंडल की तरह, तो उसको आप न्यूक्लियाइड कहिएगा। ओके, तो ये जो जहाँ पर ये मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है तो उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, और दूसरी तरफ जहाँ पर ये मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होता है उसे फिर जो हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। फिर इससे आगे हम मूव करते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइटोप्लाज्म। तो जैसे कि अब किसी भी सेल को अगर आप देखिएगा, फॉर एग्जांपल जैसे पहले की एक्टिविटी में हम लोगों ने जो है ऑनियन पील के बारे में बात की थी, या फिर आप जो है अपने गाल से ही थोड़ा सा जो है खुरस लीजिएगा तो आपको बहुत सारे सेल्स आपके हाथ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हर एक सेल के अंदर जो है लार्ज रीजन जो है, हर एक सेल के अंदर एक बड़ा एरिया जो है वो जो है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो है इनक्लोज होता है, और ये रीजन जो होता है इसमें बहुत कम जो है धब्बा आपको दिखता है। ये रीजन जो है दिस इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म जो है वो फ्लूइड कंटेंट है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ओके, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका है उसके अंदर मौजूद ये जो है फ्लूइड जो है कंटेंट हो गया। ओके, और इसमें जो है इसके साथ साथ ये फ्लूइड कंटेंट जो है इसमें जो है बहुत सारे कह सकते हो स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और ये हर एक सेल ऑर्गेनल जो है वो फिर जो है सेल के लिए स्पेसिफिक फंक्शंस को फुलफिल करते हैं। अब अगर हम बात करें कि सेल ऑर्गेनल्स की भी, तो सेल और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे इनमें देखिएगा कि ये सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो नहीं मौजूद होते हैं, सॉरी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। जैसे इनका न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता ना, वैसे ही जो है इनके जो ऑर्गेनल्स होंगे वो भी जो है मेम्ब्रेन इनक्लोज नहीं होंगे। दूसरी तरफ जो यूकैरियोटिक सेल्स होंगे उनमें जो है आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ आप देखिएगा कि सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो भी मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड हैं। सो दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। अब जो मेम्ब्रेन का क्या रोल हो सकता है इसको आप वायरसेस के थ्रू देख सकते हैं कि वायरसेस जो हैं इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, राइट। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो है जब तक किसी लिविंग बॉडी के अंदर ये एंटर नहीं करते हैं और उसके सेल मशीनरी का यूज करके अपने आप को मल्टीप्लाई करना नहीं शुरू कर देते हैं, तब तक जो है ये बेसिकली कह सकते हो कि लाइफ का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखा पाते हैं, जीवित होने का कोई भी जो है लक्षण इनमें आपको नहीं दिखाई देगा। ओके, सो वेल ये हो गया भैया जी साइटोप्लाज्म का मैटर। एंड नाउ यू हैव लाइक अ ब्रीफ कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। चलिए रहने दीजिए, आप पढ़ लीजिएगा इसको। आगे अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स की, क्योंकि हम लोग साइटोप्लाज्म में जो है इन ऑर्गेनल्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इससे पहले भी हम सेल ऑर्गेनल्स चर्चा कर चुके हैं, राइट। तो सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो इसको समझने से पहले हम ये देखते हैं कि आखिरकार इनके वजूद का जो है रीज़न क्या है, राइट। तो हर एक सेल जो है इसके ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है ताकि इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आप अलग रखिएगा, राइट। अब जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल्स होंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल जैसे हो गए, तो इनको जो है बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो इनका स्ट्रक्चर, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और फंक्शन है उसको ये सपोर्ट कर सकें। तो इन एक्टिविटीज़ को जो है जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं डिफरेंट काइंड्स के, इनको एक दूसरे से जो है सेपरेट रखने के लिए, इनको एक दूसरे से छांट के रखने के लिए जो है ये क्या करते हैं, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप ऑर्गेनल्स कहते हैं। और ये जो है फीचर है यूकैरियोटिक सेल का, जो कि इसे प्रोकैरियोटिक सेल्स से जो है डिस्टिंग्विश भी करता है, डिफरेंट भी करता है। अब ये जो कुछ ऑर्गेनल्स हैं ये सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ही आपको दिखाई देंगे, ओके।
अब हम लोगों ने जैसे न्यूक्लियस के बारे में पहले बात कर ही लिया था, तो अब सेल ऑर्गेनेल्स के कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें जिनके, तो इसमें आपका ईआर हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आपका जो है गोल्गी अपैरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये सब जो है कुछ आपके सेल ऑर्गेनेल्स के एग्जाम्पल हैं जिनके बारे में आप लोगों ने इनफैक्ट क्लास 8 में भी काफ़ी कुछ पढ़ा ही होगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो है बहुत सी क्रूशियल फंक्शंस कैरी आउट करते हैं सेल के अंदर। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो ये जो है एक बड़ा सा मेम्ब्रेन है आपका, ठीक है ना, ये जो है एक लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्यूब्स और शीट्स का, और ये जो है कह सकते हो कि बड़े से ट्यूबुलस या राउंड या ओब्लॉन्ग बैग, लंबे लंबे बैग के जो बैग्स के रूप में दिखता है। और ईआर जो है ये स्ट्रक्चर वाइज अगर कहा जाए तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर है। ओके, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर ही है इन टर्म्स ऑफ लाइक अलाउइंग पैसेज ऑफ सम थिंग्स एंड एवरीथिंग, जो सिलेक्टिव परमेबिलिटी एंड बाकी चीज़ें होती हैं उनके आधार पर ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर है। और ईआर जो है इसके दो टाइप हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, RER और SER। RER जो है वो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर थोड़ा रफ दिखेगा, इसके सरफेस पर आपको कुछ जो है पार्टिकल्स टाइप के दिखाई देंगे, वो पार्टिकल्स जो जुड़े होते हैं ये हो गए राइबोसोम। ठीक है, RER के ऊपर में जो पार्टिकल्स दिखाई देते हैं अटैच्ड, जिसकी वजह से वो रफ सरफेस दिखता है, वो आपका राइबोसोम हो गया। और राइबोसोम जो है सारे एक्टिव सेल में मौजूद होते हैं, और ये जो है प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग के साइट्स हैं, मतलब कि यहाँ पर जो है प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ओके, फिर जो मैन्युफैक्चर प्रोटीन होता है वो फिर सेल के डिफरेंट हिस्से में जो है भेज दिया जाता है ज़रूरत के हिसाब से ER का यूज करके। ओके, तो ER जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में भी जो है सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में भी ये रोल प्ले करता है। दूसरी तरफ जो है SER जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो जो है फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड, इनके प्रोडक्शन में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, हेल्प करता है। ओके, अब इसमें से कुछ प्रोटीन्स और लिपिड जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भी काम करते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन को, इसीलिए इस प्रोसेस को जो कहते हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन को बनाने वाला काम जो होता है इसे कहते हैं हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ओके, तो व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? वेल, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ preparing proteins and lipids which help in like building the cell, or like which lead to the building of cell membrane. अब कुछ और जो प्रोटीन और लिपिड, कुछ और जो कह सकते हो कि प्रोटीन और लिपिड फंक्शंस जो वो जो है, कुछ और प्रोटीन और लिपिड जो हैं वो एंजाइम्स और हार्मोन्स के तौर पर भी फंक्शन करते हैं। और यद्यपि कह सकते हो कि ER जो है इसके अपीयरेंस में आपको ढेर सारा फर्क दिख सकता है, लेकिन फंक्शन के तौर पर जो है ये हमेशा एक नेटवर्क सिस्टम भी प्रोवाइड करता है आपको। ओके, सो यू कैन लाइक, आई मीन, इफ़ यू जस्ट लुक एट इट you can easily notice it. Here is your like ये जो पार्ट है आपका, दिस इज लाइक लाइक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER यहाँ पर है, जिसके सरफेस पे देखिए आप, ये जो है आपका अटैच्ड है, राइबोसोम आपका जो है वो अटैच्ड है इनके साथ। दूसरी तरफ जो है SER के एग्जाम्पल के तौर पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, these will be your like your स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER। ओके, यहाँ पर भी आपको दिख सकता है। तो एक फंक्शन क्या हो गया ER का, तो ये जो है ट्रांसपोर्टेशन के चैनल के तौर पर भी काम करता है, खास करके जो है प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन में भी ये कंट्रीब्यूट करता है। डिफरेंट रीजन्स जो होंगे साइटोप्लाज्म के या फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में, तो उसमें ये कंट्रीब्यूट करता है, आपका हेल्प करता है। ये जो है एक नेटवर्क प्रोवाइड कर देता है आपको, ठीक है ना, चैनल प्रोवाइड कर देता है। ER जो है इसके अलावा ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क में जो है ये फंक्शन करता है, जहाँ पर कि ये जो है एक सरफेस प्रोवाइड करता है बहुत सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज जो सेल में होती हैं उनके लिए। जैसे कि जो लीवर सेल होता है वर्टेब्रा एनिमल्स के बीच में, ठीक है, तो वहाँ पर SER जो है, वहाँ वो SER जो है वो एक साइट है जहाँ पर कि बहुत सारे जो पॉइजन्स और ड्रग्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम होता है। ओके, अब आगे बात करते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर जैसे कि रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तो देख ही लिया। अब फिर आप ये जो आपका पाइप टाइप का जो है, चैनल टाइप का ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज गोल्गी अपैरेटस। ओके, ये भी जो है आपके ट्रांसपोर्टेशन का, चीज़ों को मूव करवाने के सिस्टम का जो है एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसको पहली बार जो है कैमिलो गोल्गी ने जो है डिस्क्राइब किया था, जिसमें कि मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स जो होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के पैरेलल स्टैक्स में जो है, या सिस्टर्न नाम के स्टैक्स में जो है ये अरेंज किए जाते हैं।
और ये मेम्ब्रेन्स जो होते हैं इनका अक्सर जो है ER के मेम्ब्रेन के साथ जो है कनेक्शन होता है, और इसलिए ये जो है जो सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का जो एक कॉम्प्लेक्स है उसका ये हिस्सा बन जाते हैं। तो जो ER के पास जो भी मटेरियल सिंथेसाइज होता है वो जो है फिर कह सकते हो कि सेल के इनसाइड और आउटसाइड जो है गोल्गी apparatus के थ्रू जो है पैकेज्ड और डिस्पैच्ड होता है। ओके, और इसका फंक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब गोल्गी apparatus का फंक्शन हो गया स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। लाइक ये हो गया आपका। कुछ केसेज में जो है कह सकते हैं कि ये जो है ये बेसिकली गोल्गी apparatus जो है वो सिंपल शुगर से जो है कॉम्प्लेक्स शुगर के फॉर्मेशन का भी काम करता है, और इसके अलावा गोल्गी apparatus जो है वो लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। नाउ लेट अस लुक एट लाइसोसोम देन। लाइसोसोम जो है ये भी मेम्ब्रेन बाउंड सैक है और मतलब होता है ही, और इसके अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे रहते हैं, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके, और ये एंजाइम्स जो हैं वो RER में बने रहते हैं। ये एंजाइम्स जो हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है फॉर्म होते हैं। अब लाइसोसोम जो है वो एक तरीके का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम हो गया सेल का। ये जो है आपको सेल को साफ़ करने में हेल्प करते हैं। जो भी कोई बाहर से कोई मटेरियल अगर आ गया या फिर सेल के अंदर ही कोई ऑर्गेनल अगर पुराना टूट फूट गया तो फिर उसको जो है डाइजेस्ट करके ये साफ़ कर देता है। जैसे कि मान लो बैक्टीरिया या फूड या फिर जो ओल्ड ऑर्गेनल्स के जो ओल्ड ऑर्गेनल्स वगैरह जो होते हैं आपके सेल के अंदर मौजूद, तो वो इवेंचुअली लाइसोसोम में जाके जो है अटकते हैं, और वो फिर क्या करता है कि वो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैं इनको तोड़ तोड़ के सिंपलर सब्सटेंसेज में कर देता है और डाइजेस्ट कर लेता है। और लाइसोसोम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इनमें काफ़ी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तोड़ फोड़ के उसको जो है बिल्कुल बेसिक लेवल पर ला सकते हैं। और जैसे कि मान लें कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस जब होता है, जबकि सेल जो होता है वो डैमेज हो जाता है, तो ऐसे में लाइसोसोम जो होगा वो सीधा फट जाएगा और फिर एंजाइम्स जो होंगे वो अपने पूरे सेल को ही खुद से डाइजेस्ट कर लेंगे, और इसीलिए लाइसोसोम को जो है सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है सेल का। अब इसके अलावा आपका फिर माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन कवरिंग होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो पोरस होता है, ठीक है, और जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो डीपली फोल्डेड होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें फोल्ड मिलेगा आपको। तो ये जो फोल्ड्स होते हैं वो एक्चुअली ओवरऑल अंदर के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जहाँ पर कि ATP जनरेट करने वाले केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ATP जो है आपका हो गया एनर्जी का, जो कह सकते हो कि मोस्ट फंडामेंटल पैकेज फॉर्म हो गया आपका, जहाँ से अब बॉडी जो है सीधा एनर्जी को यूज कर सकती है। तो ATP हो गया आपका एनर्जी का करेंसी कह सकते हो। जैसे कि हमने फूड लिया, फूड से बॉडी ने जो है कार्बोहाइड्रेट निकाला, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके आपने जो है ग्लूकोज में कर दिया, राइट। लेकिन ग्लूकोज भी डायरेक्टली एनर्जी नहीं दे रही है, बॉडी जो है उसको भी क्या करेगी, उसको फिर जो है रेस्पिरेशन के थ्रू, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है इसमें कि उसको फिर ब्रेक डाउन करके जो है उससे एनर्जी निकाली जाती है, क्योंकि ATP के फॉर्म में पैकेज रहेगी। तो ये जो ATP जनरेट करने वाला जो केमिकल रिएक्शन होगा वो इनर मेम्ब्रेन पे होता है, और ये जितना ये फोल्डेड जो होता है, ये डीपली फोल्डेड जो होता है, उसकी वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ATP जनरेट करने वाले केमिकल रिएक्शंस के लिए एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है। ये एनर्जी जो है फिर जितनी भी डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज़ आपके लाइफ के लिए ज़रूरी है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, ATP के फॉर्म में, जैसे कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स कहते हैं, उसके फॉर्म में ये रिलीज करती है ATP, जिसको कि हम लोग एनर्जी करेंसी भी कहते हैं सेल का। फिर बॉडी जो है वो ATP में मौजूद एनर्जी का यूज करती है नए केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए और मैकेनिकल फंक्शन के लिए भी। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनको अगर कहो तो ये एक थोड़े अजीब ऑर्गेनल इसलिए है क्योंकि इनका अपना DNA होता है और अपना जो है राइबोसोम होता है। तो इस मामले में काफ़ी जो है ऑटोनोमस यूनिट की तरह ये काम करती है। ये जो है अपना प्रोटीन खुद बना सकते हैं। फिर प्लास्टिड्स हो गए। प्लास्टिड्स जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, ये प्लांट सेल में मौजूद होते हैं, और प्लास्टिड्स जो हैं वो दो टाइप के मिलेंगे आपको, क्रोमोप्लास्ट्स कलर्ड प्लास्टिड्स एंड ल्यूकोप्लास्ट्स वाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड्स। क्रोमोप्लास्ट जो है उनमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट मौजूद होता है, ठीक है। तो ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिसमें कि क्लोरोफिल मौजूद होता है तो उन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट्स। ओके, क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट में जो है येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स भी मिल सकते हैं आपको क्लोरोफिल के अलावा। ओके,
और ल्यूकोप्लास्ट जो हैं ये प्राइमरीली ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें कि स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स ये सब स्टोर्ड रहते हैं। अब अगर क्लोरोप्लास्ट के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो इसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन लेयर्स होते हैं जो कि एस्ट्रोमा नाम के एक मटेरियल में जो है एम्बेडेड होते हैं, और ये जो है सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वाइज, और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड्स जो हैं उनका भी अपना जो है डीएनए होता है और अपना ही राइबोसोम होता है। एंड फाइनली वैक्यूल, दिस इज अनदर लाइक ऑर्गेनेल विच इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, और ये जो है बेसिकली स्टोरेज सैक्स हैं, सॉलिड और लिक्विड, एक्चुअली ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल में मिलते हैं। प्लांट सेल में जो है ज़्यादा साइज़ बड़ा होता है, एनिमल सेल में साइज़ थोड़ा छोटा होता है। तो वैक्यूल्स जो है वो स्टोरेज सैक हो गया, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट के लिए एनिमल सेल्स में छोटा होगा, जबकि प्लांट सेल में जो है काफ़ी बड़े वैक्यूल्स आपको मिलेंगे। कुछ प्लांट सेल्स में जो सेंट्रल वैक्यूल होगा वो जो है सेल के ओवरऑल वॉल्यूम का 50 to 90% कवर कर सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है। अब प्लांट सेल में जो है जो वैक्यूल्स होते हैं वो सेल सैप से भरे हुए होते हैं, और ये जो है टर्जिडिटी और रिजिडिटी देते हैं सेल को। टर्जिडिटी मतलब अरे जब एप्पल खाते हैं और खचाक की आवाज़ आती है ना, दैट्स लियो टर्जिडिटी, और रिजिडिटी मतलब सॉलिड रहता है ना। तो ये दोनों फीचर जो होता है ये वैक्यूल्स की वजह से आता है। अब जो बहुत सारी सब्सटेंस है जो कि प्लांट सेल के लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो भी वैक्यूल्स में ही स्टोर्ड होते हैं, जैसे कि एमिनो एसिड, शुगर, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स और कुछ प्रोटीन्स भी। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा जो होते हैं उनमें फूड वैक्यूल जो होता है उनमें फूड आइटम होते हैं जो कि अमीबा ने कंज्यूम किया है, और कुछ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सेस वाटर को बाहर निकालने में और सेल के कुछ वेस्टेज को भी बाहर मूव करने में। ओके, तो इस तरीके से जो सेल जो है वो अपना स्ट्रक्चर और फंक्शनल एबिलिटी जो है वो एक्वायर करता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से, तो बेसिकली अपने मेम्ब्रेन और ऑर्गेनल्स के स्पेसिफिक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इस तरह से कह सकते हैं कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है सेल के अंदर ये जो है इसको डिफरेंट फंक्शन जैसे कि रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना, या फिर वेस्ट मटेरियल को साफ़ करना या नए प्रोटीन बनाना, इन सब कामों में ये हेल्प करता है। तो इस तरीके से सेल जो है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और साथ ही साथ जो है ये बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी विल लुक एट सेल डिवीजन ब्रीफली, और लेट अस जस्ट कंप्लीट इट एज वेल। अब जब सेल की बात हम करते हैं तो आई मीन बेसिकली लाइक सेल का भी एक पर्टिकुलर जो है लाइफ स्पैन होता है, तो इसलिए जो है सेल्स को जो है कह सकते हो कि नए सेल्स का जो फॉर्मेशन है या फिर कह सकते हो रीजेनरेशन जो है सेल्स का वो ज़रूरी होता है, ताकि जो ओल्ड, डेड या इंजर्ड सेल्स हैं उनको रिप्लेस किया जा सके, या फिर जो ऑर्गेनिज्म है उसका साइज बढ़ सके। ओके, और या फिर इसके अलावा जो है रिप्रोडक्शन के लिए जैसे गैमेट्स फॉर्म करना है तो उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सेल जिस प्रोसेस से नए सेल्स बनते हैं इसे सेल डिवीजन कहते हैं, और इसके मेनली दो टाइप हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो सेल डिवीजन का ऐसा प्रोसेस जिसमें कि ज़्यादा मोस्टली जो सेल जो है वो डिवाइड होता है ग्रोथ के लिए, तो वो माइटोसिस होता है। ओके, तो बेसिकली सेल डिवीजन का वो प्रोसेस जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड होता है वो हो गया आपका माइटोसिस। तो इसमें हर एक सेल जो है, जिसको कि मदर सेल आप कहिएगा, वो जो है फिर दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में जो है डिवाइड हो जाता है, और जो डॉटर सेल्स हैं इनमें जो है सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स रहेंगे जितने कि मदर सेल में मौजूद थे, और ये जो है फिर जो टिश्यूज वगैरह आपके ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं उनके ग्रोथ और रिपेयर में काम करता है। ठीक है, तो फिर जो स्पेसिफिक सेल्स हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के या टिश्यूज के, एनिमल्स में या प्लांट्स में, वो जो है फिर डिवाइड करते हैं गैमेट्स फॉर्म करने के लिए, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो है संतान पैदा करता है, ऑफस्प्रिंग पैदा करता है। तो ये जो डिवीजन होता है वो एक डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसमें कि जैसे कि मियोसिस कहते हैं, और इसमें दो कंसिक्यूटिव डिवीजन्स होते हैं। ओके, तो जब सेल जो है मियोसिस के थ्रू जब डिवाइड होता है तो ये जो है 4 नए सेल्स, 2 के बदले जो है ये 4 नए सेल बनाता है। ओके, और ये नए सेल्स जो होते हैं इनमें जो है कह सकते हो कि मदर सेल का जो है सिर्फ आधा ही नंबर ऑफ क्रोमोजोम मौजूद होता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल मियोसिस जो है वो 2 स्टेप कह सकते हो डिवीजन होगा।
ओके, फर्स्ट स्टेज देन द फर्स्ट स्टेज डिवीजन जहाँ पर कि 1 से 2 हुए, और फिर सेकेंड स्टेज ऑफ डिवीजन जहाँ पर कि 2 से 4 हो गए। ओके, तो मेनली जो है माइटोसिस जो होता है वो ग्रोथ ओरिएंटेड जो है सेल डिवीजन हो गया, मियोसिस जो है वो रिप्रोडक्शन रिलेटेड हो गया। माइटोसिस में जो है एग्जैक्ट कॉपी बनता है सेल का, जबकि मियोसिस में जो है 100% सिमिलैरिटी जो है वो नहीं होगी, क्योंकि डॉटर सेल जो होगा वो जो है मदर सेल का सिर्फ आधा क्रोमोजोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स को कैरी करेगा, हाफ जो है फिर दूसरे वाले पार्टनर से आएगा। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि लाइफ का जो फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है वो सेल हो गया। सेल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनक्लोज्ड होते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक एक्टिव पार्ट है सेल का, ये जो है डिफरेंट मटेरियल्स के मूवमेंट को रेगुलेट करता है। ठीक है, बेसिकली लाइक जो ऑर्डर इंटीरियर है सेल का उसके बीच में, और जो आउटर इन्वायरमेंट है उसके साथ भी। प्लांट सेल में जो है एक सेल वॉल भी मौजूद होता है, जो कि मेनली सेलुलोज का बना होता है, और ये सेल मेम्ब्रेन के ठीक बाहर लोकेटेड होता है। जो सेल वॉल का जो प्रेजेंस है, ठीक है, सेल वॉल का जो प्रेजेंस है ये जो है बेसिकली लाइक सेल प्लांट सेल्स को जो है माय बैड, सेल वॉल का प्रेजेंस जो है ये बेसिकली सेल प्लांट्स और फंजाई और बैक्टीरिया वगैरह को जो है हाइपोटोनिक मीडिया में भी जो है एग्जिस्ट करने का मौका देता है, एग्जिस्ट करने के में सक्षम बनाता है। फिर जो न्यूक्लियस जो मौजूद होता है यूकैरियोट्स में, वो जो है साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड होता है एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन के द्वारा, और ये जो है लाइफ प्रोसेसेस जो सेल का होता है उसको डायरेक्ट करता है। तो मतलब कि सारा थिंकिंग का पार्ट जो होगा वो न्यूक्लियस में होगा आपका। फिर ER जो है ये पैसेजवे का भी काम करता है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए, साथ साथ ये जो है मैन्युफैक्चरिंग सरफेस भी प्रोवाइड करता है आपका। ऑफ कोर्स लाइक RER जो है वो अलग टाइप के कंटेंट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए साइट प्रोवाइड करता है, और SER जो है वो अलग टाइप के कंटेंट्स के या सब्सटेंसेस के मैन्युफैक्चरिंग का साइट प्रोवाइड करता है, विच यू कैन लाइक चेक आउट वंस अगेन। गोल्गी एपेरेटस जो है मेनली मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स का जो है स्टैक्स होता है, इसमें भरा होता है, जो कि स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंसेज जो है उसमें रोल प्ले करता है। ज़्यादातर प्लांट सेल्स जो होते हैं इनमें बड़ा सा जो है मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स जो होते हैं प्लास्टिड्स नाम के, वो मौजूद होते हैं, और ये 2 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट्स और ल्यूकोप्लास्ट्स। क्रोमोप्लास्ट जो कलर वाला होता है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होगा और कलर मौजूद होगा बेसिकली, और ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होगा आपका। क्रोमोप्लास्ट जो है उसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, और यह जिन क्लोरोप्लास्ट में मान लीजिए आपका क्लोरोफिल मौजूद होता है वो आपका हो गया क्रोमोप्लास्ट, जिनमें कि क्लोरोफिल मौजूद होता है वो हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट, और वो जो है फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन जो है वो है स्टोरेज। ज़्यादातर जो मैच्योर प्लांट्स होते हैं उनमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जो कि सेल के टर्जिडिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और इसके अलावा जो है वेस्ट के साथ साथ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज के स्टोरेज में भी ये हेल्प करता है। फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं इनका कोई जो है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल नहीं होता है, और उनके क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं, और उनमें जो है सिर्फ छोटे छोटे राइबोजोम्स जो होते हैं वो और उसमें जो है बहुत छोटे छोटे जो है राइबोजोम्स जो होते हैं वो ऑर्गेनेल के तौर पर मौजूद होते हैं। ओके, सेल्स जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स में सेल जो मौजूद होते हैं उनमें जो है डिवीजन होता है, और ये डिवीजन जो है वो 2 काम के लिए हो सकता है, ग्रोथ या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल्स के लिए, या फिर जो है रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स फॉर्म करके। Okay, so well, that was this chapter about. See if you can like answer the questions at the end of it, and in the next session we will look at the next chapter in biology. Okay, bye bye.